गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर। अभी हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था लिपिड्स। अब हम जो आगे हेडिंग लेंगे वो है फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं? पहले मैंने आपको बताया था लिपिड क्या होते हैं, है ना। जो बसा होता है तो उसे हम लिपिड कहते हैं, यानी जो ऐसा जो कि पॉलीमर होता है, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और एक कंडक्ट रूप में होते हैं, जैसे कि बसा है, तेल है ना, जिसको हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में तेल से समझ सकते हैं, जो कि लिपिड्स के अंतर्गत आता है, जिसे हम लिपिड कहते हैं। अब है फास्फोलिपिड। ये क्या होते हैं? ये विभिन्न प्रकार के रसायन हैं। क्या हैं? केमिकल्स हैं, जो सारे जंतुओं के टिश्यूज़ में यानी ऊतकों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से कोशिका झिल्ली में यानी सेल मेम्ब्रेन में। जो हमारी सेल होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर होती है, उसमें पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फास्फोलिपिड्स। इसमें पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? केमिकल होते हैं और सभी जंतुओं की यानी एनिमल्स के टिश्यूज़ में। टिश्यूज़ किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं ना। तो सेल की जो आउटर लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उसमें फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। ठीक। जैविक झिल्लियों का रूप और कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यह निर्धारित करते हैं कि एक कोशिका अपने परिवेश के साथ कैसे संपर्क करती है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जैविक झिल्लियों से मतलब जो जिनके ये मेम्ब्रेन में, जिस मेम्ब्रेन में ये पाए जाते हैं, है ना, उनका रूप और कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि ये इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि वो सेल किस टाइप की है और किस तरह का वो फंक्शन करेगी और किस तरह की दूसरी सेल से वो संपर्क में आएगी, कांटेक्ट में आएगी। ठीक है। फास्फोलिपिड्स, जिन्हें फास्फोटाइड्स के रूप में भी जाना जाता है, ग्लिसरॉल के OH ग्रुप की C3 स्थिति में जुड़ा एक फास्फेट ग्रुप होता है। झिल्लियों और अन्य जगहों पर फास्फोलिपिड्स में कई रूप पाए जाते हैं। अब ये किस किस टाइप के होते हैं, किस किस फॉर्म में होते हैं फास्फोलिपिड्स, और इसी में उनकी अल्कोहल की मात्रा के आधार पर, मतलब प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल के बेस पर इन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला तो है ग्लिसरोफास्फोलिपिड, ठीक है, जिसके अंतर्गत कई और भी आते हैं, और दूसरा है स्फिंगोमाइलिन। ये दो प्रकार के होते हैं। अब जैसे आप नोट्स बनाओगे तो उसमें आपको क्या करना है कि जैसे आपने फास्फोलिपिड्स हेडिंग दिया है ना, उसके बारे में आपने लिखा, फिर उसके ये 2 टाइप्स आप बनाओगे, तो उसमें आपको क्या करना है कि मेन जो दिए हैं 2 ग्रुप, कौन कौन सा? जैसे ग्लिसरोफास्फोलिपिड, दूसरा स्फिंगोमाइलिन, है ना। तो आपको इनके बारे में डिटेल में देना है, और इसके बाद जो इनके टाइप्स हैं, जैसे इनके डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं, जैसे डाई एसिल ग्लिसरो, फॉस्फेट, फॉस्फेटिडिल कोलाइन, सेफेलिन, फास्फेटिडिसेरिन, फास्फेटिडिलिनोसिटोल, फास्फेटिडिग्लिसरॉल, ये सारे जो हैं, और कार्डियोलिपिन। तो इनकी आपको सिर्फ हेडिंग देनी है और इसके बारे में एक एक 2 लाइनें लिखनी है। इसके अलावा जो आप मेन हेडिंग दे रहे हैं, जैसे कि 2 टाइप आपने बताए, ग्लिसरोफास्फोलिपिड और स्फिंगोमाइलिन, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल देना है। और फिर इसके बाद जैसे इनके फंक्शन है और इसके इम्पॉर्टेंस हैं, तो इसके बारे में आपको डिटेल में देना है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ हमें छोड़नी नहीं है, क्योंकि यदि हमारा ऑब्जेक्टिव भी होता है तो इसमें से हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसलिए इसको हम नोट्स के रूप में इस तरह से हम तैयार करेंगे। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं ग्लिसरोफास्फोलिपिड। ये क्या होते हैं? ये ग्लिसरॉल युक्त लिपिड हैं। किसके युक्त हैं? ग्लिसरॉल। फास्फेटिडिक एसिड और इनके व्युत्पन्न इनमें से हैं, जैसे कि फर्स्ट है डाई एसिल ग्लिसरॉल फास्फेट, जिसको हम फास्फेटिडिक एसिड भी कहते हैं। यह एक ग्लिसरॉल, एक संतृप्त बसीय यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड है। सामान्यतः स्थिति 1 पर एक असंतृप्त बसीय अम्ल यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सामान्यतः इसकी स्थिति कहाँ पर होगी? 2 पर, और जल अपघटन पर फास्फोलिपिड अम्ल उत्पन्न करता है। इसमें फास्फोलिपिड कब उत्पन्न होता है? जब इसमें जल अपघटन होता है, या क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है। दूसरा है फास्फेटिडिल कोलाइन।
जिसको लेसिथिन भी कहा जाता है। ये फास्फोटिडिक एसिड को और कोलिन से बना होता है। किस किस से? कोलाइन है तो किससे बना है? फास्फोटिडिक, और इसको हम सेपरेट कर देते हैं तो दोनों मिलकर के बन जाएगा फास्फोटिडिल कोलाइन। और यदि जब हम इनको अलग अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा? फास्फोटिडिक एसिड और कोलिन दोनों से मिलकर ये बना होता है। और सामान्यतः कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, क्योंकि फास्फोलिपिड्स कहाँ पाए जा रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन में पाए जा रहे हैं। और ये भी कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में या सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। विशेष रूप से यकृत, फेफड़े, मस्तिष्क और रक्त प्लाज्मा में। ठीक है, कहाँ मिल रहा है ये? लीवर में, लंग्स में, ब्रेन में और ब्लड प्लाज्मा में मेनली पाया जाता है। अब ये इस तरह का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है कि फास्फेटिडिल कोलाइन कहाँ पाए जाते हैं, तो कोई भी ऑप्शन आपको इनमें से दिया जा सकता है कि लीवर है, लंग्स है, ब्रेन और ब्लड प्लाज्मा में कहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेफेलिन, जिसको और क्या कहा जाता है? फास्फेटिडाइल लिथानोलामीन। यह फास्फेटिडिक एसिड और एथेनोलामीन से बना है। अब देखो, जो भी हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ के बने हुए हैं, उसी पर इनका नाम रखा गया है। और आमतौर पर ये कोशिका झिल्ली के साथ साथ ब्लड प्लाज्मा में भी पाया जाता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेफेलिन और कहाँ मिलता है? ब्लड प्लाज्मा में मिलता है। इसका दूसरा नाम क्या है? फास्फेटिडाइल लिथानोलामीन। ठीक है, फिर है नेक्स्ट फास्फेटिडिल सेरीन। अब ये किससे मिलकर बना है? ये फास्फेटिडिक एसिड और एमिनो एसिड के सेरीन से बना होता है और आमतौर पर कोशिकाओं की झिल्लियों में पाया जाता है। फास्फोलिपिड्स हैं तो ये कहाँ मेनली हमको मिलेंगे? सेल मेम्ब्रेन में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है फास्फोटिडिल टिडिलिनोसिटोल, जिसको हम लिपोसिटोल भी कहते हैं। ये फास्फोटिडिक एसिड और इनोसिटोल से बना है और सामान्यतः कोशिकाओं की झिल्लियों में पाया जाता है। अतः कोशिकीय संकेत पारक्रमण की प्रक्रिया में फास्फेटिडिल नोसिटोल 4,5 बिसफास्फेट यानी P1P2 एक माध्यमिक संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद है फास्फेटिडिल ग्लिसरॉल। ये फास्फेटिडिक एसिड और ग्लिसरॉल से बनता है। इसके बाद आ जाता है कार्डियोलिपिन। ये क्या होता है? ये डाईफास्फेटिडिल ग्लिसरॉल होता है और ये ग्लिसरॉल अणु से जुड़े 2 फास्फेटिडिक एसिड अणुओं से बना होता है। उनके पास कुल 4 3 ग्लिसरॉल और 2 फास्फेट हैं। ये आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। अब देखो, इसमें अलग क्या हो गया कि ये कहाँ मिल रहा है हमें? माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। अभी तक हमें सारे कहाँ मिल रहे थे? सेल मेम्ब्रेन में मिल रहे थे टिश्यूज़ की, है ना। अब ये हमें कहाँ मिल रहा है? उसके भी अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में मिल रहा है। इसके बाद है प्लाज्मेलोजेंस। ये एक प्रकार का ईथर फास्फोलिपिड होता है जिसमें स्थिति 1 में ईथर लिंकेज में बसीय एल्कोहल का इनोल ग्रुप होता है और स्थिति 2 पर बसीय अम्ल यानी फैटी एसिड और स्थिति 3 पर एक आर ग्रुप होता है। इथेनॉलमीन या कोलिन का उपयोग आर ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। प्लाज्मेलोजेन मानव शरीर में कई अलग अलग हिस्सों में पाए जा सकते हैं, जिनमें तंत्रिकीय और हृदय वाहिका तंत्र शामिल हैं। मस्तिष्क में ऊतकों में प्लाज्मेलोजेन के कम स्तर को अल्ज़ाइमर रोग से जोड़ा गया है। इसके बाद है दूसरा इसका प्रकार स्फिंगोमाइलिन, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है ग्लिसरोफास्फोलिपिड, दूसरा है स्फिंगोमाइलिन। ये एक लिपिड है जिसमें
स्फिंगोसिन यानी 18 कार्बन एमिनो एल्कोहल। स्फिंगोसिन किसको कहेंगे? जहाँ 18 कार्बन के एमिनो एल्कोहल होगा उसे हम कहेंगे स्फिंगोसिन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। मुख्य रूप से लंग्स और ब्रेन के माइलिन आच्छाद यानी शीथ में पाया जाता है। फैटी एसिड और स्फिंगोसिन के बीच में एक एमाइड बॉन्ड द्वारा सेरामाइड का गठन किया जा सकता है, जिसे बाद में स्फिंगोमाइलिन उत्पन्न करने के लिए फास्फोकोलाइन से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब है फास्फोलिपिड्स का महत्व और कार्य। अब हमें क्या देना है इसके बारे में, इसका इम्पॉर्टेंस और इसके फंक्शन क्या क्या हैं। फास्फोलिपिड क्या काम करते हैं? फास्फोलिपिड एम्फीपैथिक अणु होते हैं जिनमें बसीय अम्ल पार्श्व श्रृंखला यानी साइड चेन के रूप में अध्रुवीय यानी नॉन पोलर ग्रुप और ग्लिसरॉल फास्फेट सेरीन एथेनोलामीन कोलाइन और एनोसिटोल के ध्रुवीय समूह होते हैं। वे पानी में मिसेल बनाते हैं। ये प्रभावी पाइसीकारक हैं यानी इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं ये, जो आहार वसा के पाचन और अवशोषण में सहायता करते हैं। ये अच्छे हाइड्रोट्रॉपिक यौगिक होते हैं क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल स्टोन यानी बिलियरी कैल्यूली पित्ताश्मरी यानी बिलियरी और सेल्यूली बनने से रोकते हैं। वे प्रमुख प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन के फैक्टर होते हैं या घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। वे इकोसेनाइट संश्लेषण के लिए एराकिडोनिक एसिड प्रदान करते हैं। ये रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक हैं क्योंकि ये प्लेटलेट सक्रियक PAF की आपूर्ति करते हैं। एक प्लाज्मोलोजन जिसमें कोलिन होता है स्थिति 1 पर पॉमिटिक एसिड और स्थिति 2 पर एसिटिक एसिड होता है। पॉमिटियोल लेसिथिन फेफड़े के आद्रक का प्रमुख घटक हो सकता है और इसकी अनुपस्थिति से नवजात शिशुओं में श्वसन संकट सिंड्रोम हो सकता है। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि LS अनुपात, लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन अनुपात भ्रूण के फेफड़े में परिपक्वता का संकेत है। एमनियोटिक लिक्विड में लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का स्तर भ्रूण के यानी एम्ब्रियो के लंग्स में फुफ्फुसीय स्राव द्वारा 32 से 33 सप्ताह में मतलब 32 से 33 सप्ताह के गर्भ तक बनाए रखना जाता है, जिसके बाद लेसिथिन की सांद्रता प्रभावशाली रूप से बढ़ने लगती है, जबकि स्फिंगोमाइलिन व्यवहारिक रूप से स्थिर रहता है। इसी तरह से LS का अनुपात 2 या उससे अधिक होना भ्रूण के फेफड़े की परिपक्वता का संकेत है, जबकि 1.5 से कम शिशु श्वसन संकट सिंड्रोम के उच्च जोखिम को इंगित करता है। यदि समय से पहले जन्म की आवश्यकता हो सकती है और LS अनुपात कम हो सकता है, तो भ्रूण के फेफड़ों के आंतरिक संश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए मां को स्टेरॉयड उपचार की आवश्यकता हो सकती है।